और प्रधानमंत्री के बंगाल दौरे से एक दिन पहले बंगाल में सियासी घमासान मचा हुआ है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस के अंदर ही कलह शुरू हो गई, तापस रॉय के बाद कुणाल घोष के तेवर बागे हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ ममता के मंत्री का राम मंदिर पर विवादास्पद बयान सामने आया है। उधर बंगाल की राजनीति में मचे घमासान के बीच कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश अभिजीत गांगुली ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। तो कुणाल घोष बागी तेवर उनके देखने को आ रहे हैं। रामेंद्र सिन्हा रॉय ये ममता सरकार के मंत्री हैं, इन्होंने राम मंदिर को लेकर विवादास्पद बयान दे दिया है। और दूसरी तरफ जस्टिस गांगुली है, उन्होंने बाकायदा इसका ऐलान किया था इस बात का कि मेरा 4 मार्च को आखिरी दिन होगा, जो मामले हैं मैं निपटाऊंगा, उसके बाद राजनीति में जाने का ऐलान उन्होंने कर दिया। और बीजेपी में जाने और उत्तर कोलकाता से लोकसभा चुनाव लड़ने के कयासों के बीच तृणमूल कांग्रेस के बागी नेता और ममता सरकार में मंत्री तापस रॉय ने अपने पद से इस्तीफा दिया। इसके साथ ही कुणाल घोष भी पिछले कई दिनों से बागी तेवर उनके हैं। बता दें कि उन्होंने कोलकाता से टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय के खिलाफ मोर्चा खोल रखा। कुणाल ने तो अपने ट्वीट में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए यह तक कह दिया था कि सुदीप बंदोपाध्याय की जांच होनी चाहिए। कुणाल ने नाराज होकर पार्टी के प्रवक्ता और जनरल सेक्रेटरी के पद से इस्तीफा भी दे दिया था। आशिका मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। आशिका, काफी गाना गाते हुए वो जवाब दे रहे थे, यानी बागी तेवर उन्होंने दिखाए तापस रॉय के बाद अब कुणाल घोष। बिल्कुल बागी तेवर, जब शोकॉस पर पूछा गया तब वो गाना गाने लगे। उन्होंने कहा मैंने मेरे व्हाट्सएप पे बहुत सारे संदेश हैं, मेरी पुरानी सखियों ने भी मुझे मैसेज किया है, वो पहले देख रहा हूँ और शोकॉस नहीं देख पाया हूँ, चिट्ठी नहीं पढ़ पाया हूँ। और उन्होंने कहा मैं तो गाना सुन रहा था और गाना भी ऐसा गाया कि इशारों इशारों में वो तंज कस रहे थे कि मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज मत होना। साथ ही साथ सुबह तापस रॉय बागी नेता उनसे मिलने गए थे। उस दौरान जब बाहर निकले पूछा गया कि तापस रॉय अगर बीजेपी से लड़ते हैं, सुदीप बंदोपाध्याय टीएमसी से लड़ते हैं, तो आप किसके साइड होंगे? तो उन्होंने ये कहा कि दूल्हे राजा फिल्म में जो जॉनी लीवर ने किया था, यानी कि जिसके साइड है उसका ना हो करके दूसरे पक्ष का हो जाना, ये इशारों में जवाब दिया पंकज कुणाल घोष ने। समीर जी, आपसे समझना मैं चाहूंगा, कोई अभिषेक बनर्जी के नजदीक है, कोई नेता ममता बनर्जी के नजदीक है, क्या ममता बनर्जी को इससे फर्क पड़ता है? ये जो बागी तेवर दिखा रहे हैं तापस रॉय, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, कुणाल घोष भी अब एक तरह से बागी हो गए। निश्चित रूप से पार्टी को इसका बहुत असर पड़ेगा। देखिए, लोकसभा चुनाव के अंदर जब पार्टी जा रही है, जब संदेश खाली जैसी घटना बंगाल के अंदर घटती है, पूरे देश के अंदर उसको लेकर चर्चा होती है, ममता बनर्जी के लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठता है। मुझे लग रहा है कि अब ममता बनर्जी के लिए एक संकट का समय शुरू हो रहा है। लोकसभा चुनाव के पहले ममता बनर्जी के अंदर ये माना जाता था कि पार्टी के विधायक और पार्टी के नेता ममता बनर्जी के कहने में रहते हैं और कोई विद्रोह की संभावना नहीं है। लेकिन पिछले समय से आप देखेंगे कि लगातार बड़े बड़े नेता ममता बनर्जी को छोड़कर चले गए। शुभेंदु अधिकारी जैसे बड़े नेता ने ममता बनर्जी का साथ छोड़ा, कई और विधायक ममता बनर्जी से नाराज चल रहे थे। और पार्टी के अंदर जिस तरीके से यंग ब्रिगेड बनाम ओल्ड गार्ड्स की भी जो लड़ाई चल रही है, ममता बनर्जी के जो बहुत करीबी नेता उनके बीच में और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक जो पार्टी का संगठन पूरा देख रहे हैं, उनके समर्थित नेताओं के बीच जिस तरीके से लड़ाई चल रही है, मुझे लग रहा है वो पार्टी के अंदर थी और अब वो लोकसभा से पहले सतह पर आ चुकी है और अब सार्वजनिक रूप से लड़ाई शुरू हो चुकी है। मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में कुछ और विधायक और सांसद पार्टी से किनारा कर सकते हैं। ममता बनर्जी के लिए बहुत मुश्किल का समय, जब भारतीय जनता पार्टी लगातार उन पर हमलावर है। भारतीय जनता पार्टी वहां पर 25 से ज्यादा सीटें जीतने की तैयारी करी। जब 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने वहां से 18 सीटें जीती थी। मुझे लग रहा है एक बड़ी चुनौती ममता बनर्जी के सामने, गठबंधन हो नहीं पा रहा है। कांग्रेस और लेफ्ट अलग हमलावर है ममता बनर्जी पर। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी हमला कर रही है। ममता बनर्जी को अपने पार्टी के अंदर अपने ही विधायक और सांसदों से, नेताओं से चुनौती मिल रही है। देखना होगा ममता बनर्जी इससे कैसे निपटती है। यह तय है कि ममता बनर्जी के लिए आने वाले दिनों में मुश्किल बढ़ने वाली है। बिल्कुल, तो समीर जी का कहना है कि आने वाले दिनों में संकट बढ़ सकता है ममता बनर्जी के लिए। इस बीच इस पूरे मामले के बाद तृणमूल कांग्रेस ने अपने बागी नेता कुणाल घोष को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। इस नोटिस में पार्टी ने पूछा कि पार्टी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों ना कर दी जाए। और वहीं कुणाल घोष से जब कारण बताओ नोटिस के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बहुत ही हल्के अंदाज में, यानी गाना गुनगुनाते हुए, इस पूरी की पूरी बात को ही टाल दिया। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरे जिंदगी हो, कि तुम मेरे बंदगी हो, कि मेरा प्रेम पत्र पढ़कर। আমি গান শুনছিলাম, আমি বাকি
কোনো টেনশনের বিষয় নিয়ে আমি মাথা ঘামাই। समीर जी, ये गाना गुनगुनाते हुए कुणाल घोष को आपने देखा, जो गुस्सा है उसका इजहार थोड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं, कम से कम ये हेल्दी चीज नजर आती है अगर पॉलिटिक्स में इस तरह से होता है। लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं, बहुत अच्छा वक्त नहीं चल रहा है तृणमूल कांग्रेस के लिए ममता बनर्जी। निश्चित रूप से देखिए, कुणाल घोष ने जिस तरीके से अपना दर्द बयां किया है, आने वाले दिनों में कुछ और टीएमसी के नेता इसी तरह का प्रेम पत्र ममता बनर्जी को लिखेंगे जी। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस कोशिश में है कि टीएमसी के अंदर जो नाराज वर्ग है, जिस तरीके से राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि बंगाल में हिंदुत्व का एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है, ऐसी स्थिति में एक ऐसा वर्ग टीएमसी के अंदर जो ये चाहता था कि ममता बनर्जी राम मंदिर पे भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करे, और उन्हें लगता है कि वह बिना राम के समर्थन से जीत नहीं पाएंगे, ऐसे लोग ममता बनर्जी से किनारा कर सकते हैं। आने वाले दिनों में कुछ और विधायकों के पत्र ममता बनर्जी के नाम से जारी होंगे। आशिका, समीर जी को अभी आपने सुना, वो कह रहे हैं कि तापस रॉय और कुणाल घोष नहीं है, अभी बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो बागी तेवर दिखा सकते हैं। बिल्कुल, देखिए सुकांत मजूमदार भाजपा के राज्य अध्यक्ष हैं, न्यूज़ 18 से बात करते हुए कई बार ये दावा कर चुके हैं कि कई नेता उनके संपर्क में हैं, पार्टी के दूसरे नेताओं के संपर्क में हैं, और हालांकि फिलहाल पार्टी जो है वो बहुत सोच सोच के कदम उठाएगी और कौन लेने लायक है कौन नहीं लेने लायक है इस पर निर्णय लेगी। हालांकि फिलहाल जो सुगबुगाहट है, बीजेपी भी ऐसा दावा कर रही है और टीएमसी भी ऐसा दावा कर रही है कि बीजेपी के कुछ नेता भी उनके संपर्क में हैं। पंकज, बिल्कुल, और उधर बीजेपी नेता दिलीप घोष ने दावा कर दिया है कि चुनाव आने तक तृणमूल कांग्रेस पूरी तरह से खाली हो जाए। बहुत लोग विरोधी पार्टियों से मुक्त हो रहे हैं, मालूम हो गया वहाँ कोई सुयोग नहीं है, पार्टी के भी अस्तित्व नहीं रहेगा, तो जिनको राजनीति करना है आगे और सही राजनीति करना है, माननीय नरेंद्र मोदी जी का विकास की राजनीति के साथ जोड़ना है, वो सब पार्टी छोड़कर आ जाने। अब देखिए चुनाव आते आते बहुत सारा पार्टी खाली हो जाएगा। तो एक तरफ तृणमूल कांग्रेस का कुनबा कलह के दौर से गुजर रहा है, वहीं दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस के नेता राम मंदिर को लेकर जहरीले बयान दे रहे हैं। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल बीजेपी नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस नेता रामेंदु सिन्हा रॉय पर बड़ा आरोप लगा दिया। उन्होंने टीएमसी नेता पर राम मंदिर को लेकर विवादास्पद बयान देने का आरोप लगाया। शुभेंदु अधिकारी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो को शेयर किया। इस वीडियो में तारकेश्वर विधानसभा सीट से टीएमसी विधायक रामेंदु सिन्हा रॉय भाषण देते नजर आ रहे हैं। इस दौरान मंच से रॉय ने राम मंदिर को लेकर कहा कि राम मंदिर केवल शोपीस है और एक अपवित्र स्थान है, वहां हिंदुओं को भी पूजा नहीं करना चाहिए। और राम मंदिर पर टीएमसी नेता का ऐसा बयान आया तो बीजेपी को ममता सरकार पर हमला बोलने का मौका मिल गया। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने आरोप लगा दिया कि शब्द जरूर किसी और के थे, लेकिन ये सोच ममता बनर्जी की है। लोकतंत्र में जो वोट की चोट होती है सबसे बड़ी चोट होती है। शब्द ये विधायक के हो सकते हैं, लेकिन ये सोच, ये इशारा और ये आदेश ममता बनर्जी का है, क्योंकि वो हिंदू विरोधी हैं, महिला विरोधी वो है। ये हमने देखा संदेश खाली में। अब टीएमसी का असली हिंदू विरोधी चरित्र भी सामने आया है। और मुझे याद आता है जब ममता बनर्जी ने यहां तक कह दिया था कि जय श्री राम का नारा लगाया तो तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी। ये एक राम भक्त को, हिंदू को कहा था। आज वही मानसिकता इनके विधायक में छलक रही है। आशिका, जरा संक्षेप में बताइएगा, गौरव भाटिया को आपने सुना। अब अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें, वहां की बीजेपी भी आक्रामक हो जाएगी, अब इसको मुद्दा बनाएगी। बिल्कुल, इसे बड़ा मुद्दा बना रही है बीजेपी और कहीं ना कहीं टीएमसी के लिए बैकफुट पर आने की बात भी है, क्योंकि बहुत ही आपत्तिजनक ये बयान है। भले ही वोट बैंक की राजनीति में टीएमसी दूसरे किसी पक्ष को साधने की कोशिश हमेशा करती हो, लेकिन ये बयान जरूर ही उनको बैकफायर कर सकता है। पंकज, ये बहुत ही आपत्तिजनक है। बिल्कुल, और ये जो सेल्फ गोल है इंडी गठबंधन का, कभी कोई नेता कुछ बोलता है समीर जी, कभी कोई नेता कुछ बोलता है, लोकसभा चुनाव सर पर है, उससे पहले ये बयानबाजी जो है नुकसान पहुंचाएगी। निश्चित रूप से मुझे लगता है इसमें कोई दो राय नहीं, ममता बनर्जी को उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री मोदी अभी 2 दिन पहले ही कृष्णानगर में भी गए थे, उन्होंने रैली को संबोधित किया।
रात को उन्होंने राजभवन में आराम किया, वहाँ ममता बनर्जी से उनकी मुलाकात हुई थी पश्चिम बंगाल को लेकर। प्रधानमंत्री मोदी ने अभी चुनाव प्रचार अभियान बंगाल के अंदर पूरी तरीके से शुरू नहीं किया है। चुनाव प्रचार जब शुरू करेंगे प्रधानमंत्री आचार संहिता लगने के बाद, बंगाल में जब लगातार दौरा करेंगे, तब प्रधानमंत्री मोदी राम जन्मभूमि मामले को लेकर, राम के नाम पर लगातार ममता सरकार पर आक्रामक होंगे। और जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन रही है, संदेश खाली की घटना घटी है, मुझे लग रहा है भ्रष्टाचार के जिस तरीके से मामले आए ममता बनर्जी के नेताओं के खिलाफ, प्रधानमंत्री मोदी हर मुद्दे पर ममता बनर्जी को घेरेंगे। और ये तय है जितना आक्रमण प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान पे होते जाएंगे, ममता बनर्जी के लिए उतना मुश्किल होगा प्रधानमंत्री मोदी के जवाबों को देना। ऐसी स्थिति में यह तय है कि टीएमसी का बचाव की मुद्रा में ममता बनर्जी को आना पड़ेगा। लेकिन यह भी तय है कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का जो संगठन रहेगा वो बंगाल के अंदर बड़ी भूमिका निभाएगा। देखते हैं ममता बनर्जी प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के कौशल से कैसे चुनौती पार पाती है। बिल्कुल, और आपको बता दें पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक घमासान मचा हुआ है, लेकिन इस सबके बीच कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस अभिजीत गांगुली ने इस्तीफे का ऐलान किया। अभिजीत गांगुली आज इस्तीफा देकर राजनीति में कदम रखेंगे। अपने इस्तीफे का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि अगर राजनीति में मौका मिलेगा तो वो राजनीतिक क्षेत्र में जा सकते हैं। अभिजीत गांगुली ने एक इंटरव्यू में कहा था कि 4 मार्च उनका आखिरी वर्किंग डे होगा। वो कलकत्ता हाईकोर्ट में अलॉट किए गए जो मामले हैं उनकी सुनवाई पूरी करेंगे और फिर अपना इस्तीफा दे देंगे। अभिजीत गांगुली ने कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस के तौर पर शिक्षक भर्ती घोटाला समेत कई सारे मामलों में फैसला सुनाकर सुर्खियां बटोरी थी। From the post of Justice of Calcutta High Court on Tuesday, the 5th March 2024, and on that day I'll send my resignation letter at the very first hour to the President of India and copy to the Chief Justice of India and Chief Justice of Calcutta High Court. और अभिजीत गंगोपाध्याय के राजनीति में आने के संकेत के बाद बंगाल की राजनीति गर्मा गई है। टीएमसी नेता बाबुल सुप्रियो ने कहा कि वो 2026 में मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। ওনার স্বরূপটা কিন্তু আজ প্রকাশ হয়ে গেল। ওনার মূল লক্ষ্য এটাই হবে যে 26 এ মুখ্যমন্ত্রী হবেন, বিজেপির মুখ হবেন। ওনার স্বরূপটা কিন্তু আজ প্রকাশ হয়ে গেল। ওনার মূল লক্ষ্য এটাই হবে যে 26 এ মুখ্যমন্ত্রী হবেন, বিজেপির মুখ হবেন। उधर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने अभिजीत गांगुली के फैसले का स्वागत किया और कहा कि वो अगर बंगाल को बचाने के लिए पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। অভিজিৎ বাবু পদত্যাগ গৃহীত হবে কিনা, অভিজিৎ বাবু পদত্যাগ করলে রাজনীতির মঞ্চে যাবেন না সামাজিক সংগঠনে থাকবেন না বই লেখার কাজ করবেন বা অরাজনৈতিক গণ আন্দোলন গড়ে তুলবেন বাংলাকে বাঁচানোর জন্য, সেটা তার সিদ্ধান্ত। তিনি যখন বলবেন যে আমি রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্মে থেকে লড়াই করতে চাই, তো রাজনীতির কথা বললে আমি তখনই রিয়াকশন দেব। আমরা খুব বেছে বেছে নেব, পচা আলু নেব না। যাদের বিরুদ্ধে গুরুতর কোনো অভিযোগ আছে এরকম কোনো নেতৃত্বকে আমরা নিতে চাই না। একাধিক নেতার নাম রয়েছে, অনেকেই আসতে চাইছে। তৃণমূলের অবস্থা ভালো না। অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় অবশ্যই বড় নাম, আমি সেটা অস্বীকার করছি না। আরো অনেক বড় নাম লাইনে আছে। আমরা লাইন খুললে পরে হুড়ুর করে ঢুকে যাবে। ভবিষ্যতের গর্ভে অনেক কিছু লুকিয়ে আছে। समीर जी, कम से कम ये एक अच्छी शुरुआत है। अगर जस्टिस जज राजनीति में आना चाहते हैं, अच्छे लोग राजनीति में आना चाहते हैं, तो ये कम से कम एक सुखद सहयोग बनता है। बिल्कुल, अगर जस्टिस अभिजीत गांगुली राजनीति में आना चाहते हैं तो उसका स्वागत होना चाहिए। उनका निजी फैसला है कि अब वह सक्रिय राजनीति में आना चाहते हैं। जब वह जज थे उनके ऊपर कई हमले टीएमसी की तरफ से होते रहते हैं और हमेशा टीएमसी के निशाने पर वो रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि वो कब पार्टी ज्वाइन करते हैं और या लोकसभा चुनाव लड़ते हैं या पार्टी का प्रचार अभियान करते हैं और उसके बाद आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी करते हैं। मुझे लग रहा है कि इस तरह से अगर लोग आना चाहते हैं उसका स्वागत किया जाना चाहिए। बिल्कुल, तो अभिजीत गांगुली जज रहे हैं और बाकायदा उन्होंने ऐलान किया था कि मैं 4 मार्च मेरा आखिरी दिन होगा, जितने मामले चल रहे हैं उनको मैं उनकी सुनवाई पूरी करूंगा और फिर राजनीति से संन्यास ले लूंगा। और न्यूज 18 इंडिया मॉर्निंग प्राइम में 2024 के चुनाव से जुड़ी बहुत बड़ी खबर। महाराष्ट्र में महायुति में सीटों के बंटवारे पर घमासान जारी है।
एकनाथ शिंदे कैंप का दावा है कि वो 2019 में मिली 22 सीटों की मांग कर रही है। शिंदे कैंप का कहना है कि 2019 में शिवसेना को 22 सीटें मिली थी और इस समय भी शिवसेना और सिंबल हमारे पास है, हमें 22 सीट मिले। वहीं दूसरी तरफ अमरावती सीट पर शिंदे कैंप और बीजेपी आमने सामने है। बीजेपी नवनीत राणा को टिकट देना चाहती है, पर शिंदे कैंप अमरावती के लिए अपने नेता को टिकट देने की मांग कर रहे हैं। शिंदे कैंप और बीजेपी में सीट को लेकर चल रहा जो मामला है, अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अब उस पर बीजेपी के नेताओं से आज संभाजी नगर में मीटिंग करने वाले हैं। अमित शाह की मीटिंग के बाद साफ हो जाएगा कि बीजेपी महाराष्ट्र में शिंदे कैंप के साथ कितनी सीटें देने पर सहमत हो रही है। विवेक गुप्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ। विवेक, क्या अपडेट इस खबर के बारे में? पंकज,